गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 विज्ञान का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हमारा दूसरा पार्ट है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसकी मैंने 3 वीडियो डाली हैं। आपने वीडियो देख ली होंगी और आपने अपनी कॉपी में अपना काम कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आप उन वीडियो को देखकर अपना काम पूरा कर लीजिए। ये हमारा दूसरे चैप्टर का पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि पदार्थ कहते किसे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और फिर हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। पहला वर्गीकरण है हमारा अवस्थाओं के आधार पर, और उसके बाद हम जितनी पाठ्य वस्तु हम पढ़ेंगे उससे संबंधित प्रश्नों को हम करेंगे। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आपका सारा चैप्टर बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इस चैप्टर में हम पदार्थ के का अब बारे में जानेंगे, वर्गीकरण जानेंगे और इसका वर्गीकरण करेंगे हम पदार्थ का। बच्चों, आपने अपने स्कूल, घर या आसपास में बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे आपके घर में कुर्सी, तख्त, खुरपी, फावला, दराती, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ आपके आमने सामने नज़र आती हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं। ये सभी पदार्थों से मिलके बनी होती हैं। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी खास बात क्या होती है? पहली खास बात तो ये होती है कि उनमें भार होता है। भार का मतलब वजन होता है, उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा। दूसरा, भी स्थान घेरती हैं, यानी कि वे कहीं थोड़ा बहुत स्थान जरूर घेरेंगी। और इसके साथ साथ हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से उनका एहसास कर सकते हैं। यानी कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इनसे हम उनका एहसास कर सकते हैं। तो बात आती है पदार्थ किसे कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ किसे कहेंगे तो आपका सीधा सा जवाब होगा पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। आइए हम अपने आसपास की वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। हमने अपने पास कुर्सी, खुरपी, दराती, जो भी आपको मिले आप उसको इकट्ठा कर लीजिए। और इकट्ठे करने में आप देखेंगे कि प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। भाई कोई वस्तु तो ऐसी होगी जो एक ही चीज़ से बनी है, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी आपकी हुई वो प्लास्टिक से बनी हुई है, या लोहे की बाल्टी है वो आपकी लोहे से बनी हुई है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होंगी आपकी नज़र में जो 2 चीज़ से मिलके बनी है या 3 चीज़ से मिलके बनी है। जैसे आपकी दराती है। दराती क्या है? दराती का जो हत्था होता है वो लकड़ी का बना होता है और आगे का पोर्शन वो आपका लोहे का बना होता है। यानी कि कोई वस्तु एक पदार्थ से बनी होती है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी पड़ती है उसी आधार पे हम पदार्थ को ले लेते हैं। कुछ ये तालिका दी हुई है, इसमें आपको इस तालिका को पूर्ण करना है। जैसे लोहे से बनी हुई वस्तुओं को आपने लिखी हुई है, पेंच, कील, बर्तन, औजार। इसी तरह आप लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं को इसमें लिख दीजिए, जो भी आपके सामने हैं लकड़ी से बनी हुई हो, बस केवल लकड़ी से। कांच से बनी हुई वस्तु लिख देंगे और मिट्टी से बनी हुई वस्तु आप लिख देंगे। देखो इस तरह की चीज़ें हमारे आमने सामने हमें नज़र आ जाती हैं। बल्ब, स्टूल, प्लास, पेंचकस, चाबी, पंखा, ये सब चीज़ जो है ये पदार्थ से बनी हुई होती है। एक पदार्थ से भी हो सकती है और 2 पदार्थ से भी बनी हुई होती हैं। अब बात आती है कि पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और हम किस आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। बच्चों, हम सभी का अलग अलग गुण को नहीं याद कर सकते। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जैसे आप प्राइमरी या जूनियर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूल की ड्रेस अलग है और प्राइवेट स्कूल जो है उनकी ड्रेस अलग है। अगर 3 बच्चे जा रहे हैं, तीनों की अलग अलग ड्रेस है,
तो आप बिना उससे पूछे देखकर बता सकते हैं कि ये इस क्लास का बच्चा है। इसलिए वर्गीकरण की हमें आवश्यकता पड़ती है। वस्तु को अलग अलग होते हुए इनमें कोई समानता दिखाई देती है। किसी वस्तु का आकार एक सा होगा, बनावट एक सी होगी, रंग एक सा होगा। जब वस्तु को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं, तब उनकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। तो वर्गीकरण किसे कहेंगे? वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि उनके एक गुण होना चाहिए। जैसे कक्षा 6 के बच्चे, उनमें एक गुण है कि वे कक्षा 6 के हैं, उनके पास 6 की किताब है, गणित की 6 की किताब है, विज्ञान की अगर ये है तो इन गुणों के आधार पर उन्हें एक क्लास में रख दिया। इसी तरह 7वीं वाले बच्चों को अलग क्लास में रख दिया, उनके अलग अलग गुण हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना, अगर बाहर से देखें पदार्थ को तो जो वर्गीकरण होगा उसे कहेंगे हम भौतिक वर्गीकरण, अगर बाहर से देखने से हम वर्गीकरण कर रहे हैं। और आंतरिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण होगा उसे रासायनिक वर्गीकरण कहेंगे। आज की इस क्लास में हम भौतिक वर्गीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे। रासायनिक वर्गीकरण के बारे में हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया जाता है। इसी तरह रासायनिक वर्गीकरण के आधार पदार्थ को द्रव, यौगिक, तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभाजित कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम इसका भौतिक वर्गीकरण करेंगे, यानी कि अवस्थाओं के आधार पर। यानी भौतिक वर्गीकरण हम कर रहे हैं तो उसमें क्या है? पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। अवस्थाओं के आधार पर कैसे वर्गीकरण होगा पदार्थों का? आप कोई भी चीज़ देखो अपने सामने, मान लीजिए आपका नारियल का तेल आपके घर में रखा हुआ है, कोकोनट ऑयल, तो क्या होता है? सर्दी में तो वो ठोस हो जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो वो आपका द्रव बन जाता है। इसी तरह से और भी चीज़ें, जैसे मोमबत्ती है आपकी ठोस होती है, जब आप उसे जलाते हैं तो जलाने पर क्या बन जाती है? वो द्रव बन जाती है। और अगर और ज़्यादा जलाएंगे तो उसकी गैस भी बन के भी वो उड़ जाएगी। इसी तरह से आपने देखा होगा पानी जो होता है, पानी को अगर आप फ्रिज में रख दो, पानी क्या है? वो द्रव है। और अगर उसे फ्रिज में रख दें तो क्या होगा? वो ठोस बन जाएगा। और अगर उसी पानी को हम गर्म कर दें तो उसकी गैस बन जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ जो भी आपके सामने चमक रहा है उसे 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, या तो वो ठोस होगा, या वो द्रव होगा, या वो गैस होगी। इनके अलावा कुछ नहीं होगा। चाहे आप चारों तरफ देख लीजिए, कुर्सी है, ठोस है, पानी है, द्रव है, दूध है, द्रव है, मेज है, ठोस है, जो आपकी गैस है वो गैस है ही, जो आपकी LPG है वो आपकी गैस है। अब देखते हैं ठोस के बारे में। ठोस होता क्या है? आपने देखा, आपने कोई भी चीज़ उठा लो, एक गेंद उठा लो, आपने अपने एक थैले में से गेंद निकाली और आपने अपने हाथ में ले ली। फिर आपने उसको, आप देखो कि उसे कहीं और पर रखो। अगर आप उसे कहीं और रखेंगे ठोस गेंद को, तो वो फिर भी गेंद की गेंद ही रहेगी, ना तो उसका आकृति बदली, ना उसका आयतन बदला। भाई गेंद जितनी मोटी है उतनी ही रहेगी, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। यानी कि उसके आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसकी आकृति में फर्क पड़ेगा। वो गोल है तो गोल ही रहेगी। इसका मतलब क्या है? ठोस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। यानी आकार भी उसका वही रहेगा और आयतन भी निश्चित रहेगा। जैसे आपने गिलास लिया, गिलास आपका गिलास ही रहेगा, ना तो वो गिलास की कटोरी तो बनने से रही, तो इसका मतलब गिलास ठोस है तो वो गिलास ही रहेगा। और आयतन, उस गिलास में जितना पानी आता है उतना ही आएगा, चाहे आप उसमें कुछ, चाहे कहीं पर भी पानी को भर लो। इसी तरह से खास बात क्या होती है ठोस की? ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। यानी कि इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वे एक दूसरे को पकड़े रहते हैं टाइटली, तो उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। तो इसी वजह से ठोस पदार्थ के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हुए हिलते नहीं। इसी कारण इनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। देखो ठोस का एक चित्र मैं दिखाता हूँ आपको। ठोस है, इसके कण के बीच में स्पेस जो है वो बहुत ही कम है, नगण्य बिल्कुल, जिसकी वजह से उसको आप दबाकर छोटा नहीं कर सकते, खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। जितना है वो उतना ही रहेगा। जैसे आपकी ईंट है, आप उसे दबा के छोटी ईंट नहीं बना सकते, ना उसे बड़ी बना सकते, तोड़ तो सकते हैं उसे, लेकिन इसलिए ठोस का आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होती
हैं। बात आती है द्रव की। अब द्रव क्या होता है, 1 लीटर का आपने बर्तन लिया जिससे आप दूध नापते हैं, उसमें आपने पानी भर लिया, तो अब पानी भर लिया तो वो 1 लीटर का हो गया। उसके बाद उस पानी को आपने एक बड़े से भगोने में पलट लिया, तो जब बड़े से भगोने में पलटेंगे तो उसका आयतन तो उतना ही रहेगा, वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन अब वो उसका शेप ले लेगा भगोने का। अगर आप भगोने में पलटेंगे तो भगोने में पलट लेंगे, और अगर आप एक बड़ी सी परात में पलट लेंगे तो परात का शेप ले लेगा। इसका मतलब क्या है कि ठोस जो द्रव होता है उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जिस बर्तन में वो रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। इसका मतलब क्या है, जो द्रव होता है उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में रखेंगे उसमें ही वो आकार ले लेता है। इसका कारण क्या है, द्रव के जो कण होते हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, यानी कि वे उतने टाइटली बाउंड नहीं होते जितने ठोस के होते हैं, तो वे इधर उधर जा सकते हैं, यानी कि उनका आकार बदल सकता है। आयतन तो उतना ही रहेगा, जितने हैं उतने ही रहेंगे, लेकिन वे आसपास इधर उधर चल सकते हैं। अगर उस द्रव को आप दबाएंगे तो वो दब भी जाएगा, अगर आप पानी को ऊपर से मारेंगे तो पानी दब जाता है। इसलिए अब अगर दोनों की तुलना की जाए, ठोस की और द्रव की, तो ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इस प्रकार द्रव की जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती, किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन जो है निश्चित होता है, यानी कि आयतन निश्चित होगा और आकृति निश्चित नहीं होगी। इस तरह से देखिए, अब ठोस और द्रव की तुलना करें तो देखो ठोस के कण जो हैं उनके पास स्पेस बहुत कम है, यानी जगह नहीं है उनके बीच में, और द्रव के कणों के बीच में जगह होती है। अब बात आती है गैस की। आपने देखा होगा, आपने अगरबत्ती जलाई अपने मंदिर में, जैसे आप अगरबत्ती जलाएंगे तो उसका धुआं निकलेगा, उसका कोई शेप नहीं होता, वो कभी इधर को चला जाता है कभी इधर को चला जाता है। इसकी उसका आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होते। आयतन जितने पूरे कमरे में फैल जाएगा वो धुआं, और शेप उसका कुछ भी हो सकता है, वो किधर को भी चल सकता है। यानी इसका मतलब क्या है, गैस के अणु जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं और उनमें आकर्षण बल नहीं होता। अतः हमने देखा कि इनके ठोस पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए गैस के कण कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल नहीं होता, ये कहीं भी चले जाते हैं, इसलिए गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता और आकार भी निश्चित नहीं होता। इस तरह से आप तुलना करके देखेंगे तीनों के, तो तीनों के कणों में देखो कितना है, ठोस के बिल्कुल पास पास है, द्रव के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न करेंगे। जितना पाठ हमने पढ़ा है पार्ट 1 में हम उसके प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, पदार्थ किसे कहते हैं? यानी पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से कर सकते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, बाल्टी, तेल, पानी, हवा, ये हमारा पदार्थ हो गया। दूसरा प्रश्न आपका बनता है, पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होती है? अभी हमने पढ़ी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आपको सभी प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। ठोस पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण लिख देंगे आप, जैसे मेज, पत्थर, चाकू, जग, मकान आदि। अगला प्रश्न है हमारा, द्रव पदार्थ से क्या तात्पर्य है? यानी द्रव पदार्थ से क्या तात्पर्य है? वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता, द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं, जैसे जल, दूध, पेट्रोल, डीजल आदि। अच्छा, द्रव पदार्थ के नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आप प्रश्न के नंबर लिख लेना। द्रव पदार्थ के कोई 4 गुण लिखें, तो 4 गुण क्या होगा? पहला गुण तो यही होगा, द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। जितना लेंगे आप द्रव उतना ही रहेगा, लेकिन जिस बर्तन में लेंगे उसका आकार वो ले लेता है। दूसरा, ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं।
तीसरा, द्रव पदार्थ के कणों में आपसी आकर्षण बल जो होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है। चौथा, द्रव पदार्थों की संपीड़ता, संपीड़ता का मतलब दबाने की टेंडेंसी ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। ठोस को तो दबा ही नहीं सकते, लेकिन द्रव पदार्थों को आप दबा सकते हैं, यानी कि इनकी संपीड़ता अधिक होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गैस क्या है? तो गैस क्या है? गैस वे पदार्थ है जिनके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, ना आकार निश्चित होता ना आयतन, जैसे वायु, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे हम, ठोस के गुण लिखिए। क्या क्या गुण होते हैं ठोस के? ठोस पदार्थ के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ में कण बहुत पास पास होते हैं, ठोस पदार्थ के कणों में आपसी आकर्षण बल अधिक होता है, ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, और ठोसों में संपीड़ता नगण्य होती है, बहुत कम होती है। मान लीजिए आप कहने लगे कि गेंद ले ली हमने, वो दब जाती है लेकिन इतनी नहीं दबती। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस की विशेषताएं लिखिए। गैस की क्या विशेषता होती है? गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। दूसरा, गैस पदार्थों के कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं। गैस पदार्थों के कणों में आपसी आकर्षण बल जो होता है वो नहीं के बराबर होता ही नहीं। और गैस पदार्थों की संपीड़ता बहुत अधिक होती है, आप गैस को फूंक मार देंगे तो भी वो दूर चली जाएगी, इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या कारण है कि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती? कारण क्या है? कारण यही है कि द्रव के अणु दूर दूर स्थित होते हैं और इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है, इस कारण से द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न आप लेंगे, एक प्रयोग बताइए जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ घेरता है। आपने बता दिया पदार्थ घेरता है, लेकिन प्रयोग कैसे करें? हम क्या काम करते हैं, गुब्बारा लेके उसमें फूंक मार के हवा भरते हैं। हवा के भरने से गुब्बारा फूलने लगता है, यानी कि गुब्बारा फूल गया, बड़ा हो गया, तो उसका मतलब इसने स्थान घेरा, अर्थात स्थान घेरने लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदला जा सकता है? कैसे बदल सकते हैं? कैसे करेंगे? किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन करके, यानी उसे गर्म कर दो या उसे ठंडा कर दो, उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे पदार्थ की ठोस अवस्था को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। मान लीजिए आपके पास बर्फ़ का है, बर्फ़ को आप गर्म कर दो, पानी बन जाएगा, और द्रव अवस्था को ठंडा करने पर पानी को आप ठंडा कर दो तो वो आपका ठोस बन जाएगा। जैसे बर्फ़ थी, उसे आपने गर्म किया, जल बन गया, और जल को अगर आप ठंडा करेंगे फ्रिज में तो वो ठोस बन जाएगा। इस तरह से आप उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। दोनों तो निश्चित ठोस में ही होंगे। याद करने का तरीका क्या है? ठोस में दोनों निश्चित और गैस में दोनों निश्चित नहीं, ये तो हो गया। और द्रव में क्या है? आयतन निश्चित होगा और आकार निश्चित नहीं होगा। इस तरह से ये आपका पार्ट 1 हुआ। सेकंड पार्ट में हम अलग तरह से वर्गीकरण करेंगे और सेकंड पार्ट में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।